आज की कहानी है ऐसे ही सही। पार्किंग में अपना स्कूटर खड़ा करके मैं इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। काफी पूछने पर पता चला कि जिस व्यक्ति को मैंने यहाँ भर्ती कराया था वह अब आईसीयू में है। रात को हालत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उसे वहां शिफ्ट कर दिया गया था। आईसीयू चौथी मंजिल पर था। मैं लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ वहां पहुंचा। थोड़ा सा ढूंढने पर मैंने उनकी पत्नी को एक कोने में मायूस गुमसुम बैठे देखा। मैं तेजी से उनके पास गया और उनका हाल पूछा। वह पहले तो मुझे अजनबियों की तरह देखती रही, फिर याद आने पर मेरे साथ उठकर एक तरफ आकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं थोड़ा चिंतित हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है। आपके जाने के बाद कई डॉक्टर आए, कई टेस्ट किए, फिर भी कमर से नीचे के हिस्से में कोई हरकत नहीं हो रही है। उन्हें रात को ही यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। बस तब से यहीं बैठी हूँ। क्या करूँ? एकदम नया शहर और आते ही यह हादसा, कहकर वह पुनः साड़ी का पल्लू मुंह में दबाए सिसकने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। सबसे पहले मैंने कैंटीन से चाय और बिस्कुट लाकर उन्हें दिए। लग रहा था जैसे रात से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। उनके पास ही उनकी 10 साल की बेटी बैठी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में सहमे हुए माँ का हाथ पकड़ लेती थी। उनके पास कुछ देर बैठकर मैं डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर से पता चला कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई गहरी चोट आई है, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। यह भी कह पाना मुश्किल है कि वह कब तक ठीक हो पाएंगे, और ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। तो क्या यह उम्र भर यूं ही पड़े रहेंगे? मैंने बेचैनी से पूछा। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं, डॉक्टर बोला। कुछ विशेषज्ञ बुलाए हैं, शायद वे कुछ सलाह दे सकें। तो आप उन्हें कब तक यहाँ आईसीयू में रखेंगे? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। एक बीमा एजेंट होने के नाते उनकी बीमारी के प्रति जानकारी रखना मेरे लिए स्वाभाविक बात थी, और तब ज्यादा जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। कल दोपहर को ऑफिस जाते समय अचानक स्पीड ब्रेकर सामने आ गया, तो मुझे तेजी से ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि स्पीड ब्रेकर ठीक से नहीं बना था। इतने में देखा कि एक तेज गति से आती वैन उस स्पीड ब्रेकर से टकराई और चलाने वाला व्यक्ति उछलकर बाहर जा गिरा। वैन सामने पेड़ से टकरा गई, और यह हादसा मुझसे कुछ ही दूरी पर हुआ था। मैंने वहां जाकर उस व्यक्ति को देखा, जो मूर्छित अवस्था में एक तरफ पड़ा हुआ था। मैंने कुछ लोगों की सहायता से उसे एक ऑटो रिक्शा में लटाया और पास ही के एक नर्सिंग होम में ले गया। उस व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट का निशान था। वहां मौजूद डॉक्टरों को मैंने पूरी घटना का विवरण दिया और उसे लिटा दिया। उसकी जेब से एक परिचय पत्र निकला, जिस पर उसके ऑफिस का पता और फोन नंबर लिखा था। पता चला कि वह एक सरकारी संस्थान में डिप्टी डायरेक्टर है, और उसका नाम विनोद शर्मा है। मैंने उस संस्थान से उनके घर का फोन नंबर लिया और उनकी पत्नी को इस हादसे के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में वह वहां आ गई। उनको सब कुछ बताने के बाद मैंने उनसे इजाज़त मांगी। वह मन भर कर बोली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, वरना आज के व्यस्त जीवन में कौन ऐसा करता है। अरे, यह तो मेरा फर्ज था। बस ये ठीक हो जाए तो समझूंगा कि मेरा लाना सफल हुआ। एक मेहरबानी और कर दीजिए, वह कहने लगी। इनकी गाड़ी किसी तरह पहुँचा दीजिए, जो भी खर्च आएगा मैं दे दूंगी। ठीक है मैम, अभी तो देखना होगा कि वह चलने लायक है या नहीं, कहकर मैंने अपने एक परिचित को वर्कशॉप में फ़ोन करके गाड़ी को वहां से निकालने का इंतज़ाम किया। बीमा एजेंट होने के नाते यह सब काम करना करवाना मैं अच्छी तरह जानता था। इस सारी प्रक्रिया को निपटाकर जब मैं घर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। संगीता ने दरवाज़ा खोलते ही अपने चिर परिचित स्वर में मुंह बनाकर कहा, तो आज क्या बहाना है देर से आने का? इतना सुनना था कि मेरा मन कसैला हो गया। उसका यह स्वभाव और व्यवहार सर्पदंश की तरह मुझे हर बार डस जाता। मेरे विवाह को 4 साल हो चुके थे, और इन 4 सालों में मैंने कभी उसके मुंह से फूल झड़ते नहीं देखे। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर वह ताने देती रहती थी। शुरुआत में मैंने बड़ी कोशिश की कि उसके पास बैठकर कोई प्यार की बात कर सकूं, मगर हर बात मायके से शुरू होकर
मायके पर ही खत्म होती। बातों को तूल ना देने के लिए मैं खामोश हो जाता और इस खामोशी का उसने भरपूर फायदा उठाया। हद तो तब हो गई जब मेरी सास और साली ने मुझ पर संगीता को खुश रखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसे अच्छे कपड़े, जेवर और घुमाने फिराने, घर जल्दी लौटने का सिलसिलेवार क्रम भी उन्होंने ही तय कर दिया। मैं हर बात का जवाब देना जानता था, पर मर्यादाओं में रहकर, और वह अमर्यादित हो चुकी थी। यह बात तो तुम प्यार से भी पूछ सकती हो, पर मेरे किसी उत्तर से तुम संतुष्ट तो होगी नहीं, इसीलिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैंने मेज पर अपना बैग रखते हुए बड़ी नरमी से कहा, 5 बजे तुम्हारा ऑफिस बंद हो जाता है और 7 बजे से पहले तुम कभी नहीं आते हो। सुबह भी 8 बजे चले जाते हो। तुमसे तो मजदूर अच्छे होते हैं जिनका कोई समय तो होता है। तो फिर किसी मजदूर से ही शादी कर लेती। वह तुम्हारे घर वालों के इशारों पर नाचता और समय पर भी आ जाता। तुम्हें अच्छी तरह मेरे काम और व्यक्तिगत संपर्क के बारे में पता है। पता नहीं तुम्हारी कौन सी बात से प्रभावित होकर पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। आज इस घर में जो कुछ भी है पापा का दिया हुआ है, वरना तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। जानता हूँ, तभी तो तुम्हारी माँ से सारा दिन ताने और आदेश सुनने पड़ते हैं। सभी कुछ तो हमारे घर पर था, कमी किस बात की थी? तुम्ही ने जिद करके मुझे अलग कर दिया था। सुख सुविधाओं को जुटा लेने से भी कहीं गृहस्थी चलती है। पहले पति से नहीं बनी तो मेरे पल्ले बांध दिया, और यह बात भी हमसे छिपा ली। तुमने अलग किया है तो घर गृहस्थी के सामान की व्यवस्था भी तुम करोगी। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यही ना, कौन से माँ बाप अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देख सकते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? वह बात काटकर तेज आवाज में बोली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की जुदाई का गम सहन किया। कहते कहते मेरी आंखें भर आईं और मैं बिना कोई बात किए दूसरे कमरे में चला गया। मेरा मौन हमेशा कह देता कि शादी की कीमत चुका रहा हूँ। हमारी रातें यूं ही करवटें बदलते निकल जाती, और सुबह बिना किसी बात के मैंने मन ही मन यह फैसला किया कि टकराव की स्थिति पैदा न होने देने के लिए कम से कम घर पर रहूं। एक दिन उत्सुकतावश मैंने शर्मा जी को फोन किया। पता चला कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब उन्हें एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर ज़्यादा सुविधाएं थीं। देश के कई बड़े डॉक्टर उन्हें अपनी जांच के लिए बुलवाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसी समय उनके नर्सिंग होम में पहुंचा। उनकी हालत देखकर मन कसैला सा हो उठा। उनकी कमर से नीचे का हिस्सा निष्क्रिय हो चुका था, पेशाब की थैली लगी हुई थी। उनकी पत्नी सपना भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उनसे कोई बात की जा सके। जिसे सारी उम्र पति की ऐसी हालत का सामना करना हो, भीतर बाहर के सारे काम उन्हें स्वयं करने हों, इन सब से बदतर पति को खींचकर उठाना, मल मूत्र साफ करना, शेव और ब्रश के लिए सब कुछ बिस्तर पर ही देना, और गंदगी को साफ करना हो, उसकी क्या हालत होगी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। चेहरे पर गहन उदासी छाई हुई थी। मुझे देखते हुए बोले, आप यदि उस दिन ना होते तो शायद मेरी जिंदगी भी बदतर हालत में होती। नहीं सर, मैं तो सामने से गुजर रहा था और मैंने जो कुछ भी किया बस मानवता के नाते किया है। ऐसी जिंदगी भी किस काम की जो ताउम्र मोहताज बनकर काटनी पड़े। मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। कहते कहते वह रोने लगे तो उनकी पत्नी आकर उनके पास बैठ गई। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने पूछा, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता आदि ला दूं क्या? सपना पति की तरफ देखकर बोली, जब इन्होंने खाया नहीं तो मैं कैसे मुंह लगा सकती हूँ। ये दकियानूसी बातें छोड़ो, जो होना था वह हो चुका। पी लो, सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं। वह बोले, तो फिर मैं ला देता हूँ, कहकर मैं चला गया। उनके अलावा एक तो और भी व्यक्ति वहां बैठे थे। थोड़ी देर में जब मैं वहां चाय लेकर पहुंचा तो वे सब धीरे धीरे सुबक रहे थे। मैंने थर्मस से सबके लिए चाय डाली और वितरित की। मैंने शर्मा जी को चाय देते हुए कहा, आपको कोई परहेज तो बताया होगा? कुछ भी नहीं, आधे शरीर के अलावा सब कुछ ठीक है। बस इतना हल्का खाना है कि पेट साफ रहे। फिर पत्नी की तरफ देखकर कहने लगे, इनको चाय के पैसे तो दे दो, पहले भी न जाने कितना क्यों शर्मिंदा करते हैं सर।
यह कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं। बातों बातों में मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया और उन्होंने अपना। पता चला कि वह एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में ऊंचे ओहदे पर हैं। कुछ माह पहले ही उनका तबादला इस शहर में हुआ था। मूल रूप से वह लखनऊ के रहने वाले हैं। अब क्या करेंगे आप? वापस घर जाएंगे? मैंने पूछा। मैं वापस जाकर किसी के तरस का पात्र नहीं बनना चाहता। रिश्ते नातेदार और दोस्तों के पास रहने से तो अच्छा है कि यहीं पूरी जिंदगी काट दूं। नियमानुसार मैं विकलांग घोषित कर दिया जाऊंगा और सरकार मुझे नौकरी से रिटायर कर देगी। पर पेंशन तो मिलेगी ना? मैंने पूछा। वह तो मिलेगी ही। मैं तो सपना से भी कह रहा था कि अब उसे कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। आपको यूं अकेला छोड़कर, वह रुआंसी सी होकर बोली, जो ठीक से करवट भी नहीं बदल सकता है। हमेशा ही जिसे सहारे की जरूरत हो, तो क्या तुम सारी उम्र मेरे साथ गांधारी की तरह पास बैठे बैठे गुजार दोगी? यहाँ रहोगी तो मुझे लाचार देखते देखते परेशान होगी। कहीं काम पर जाने लगोगी तो मन बहल जाएगा। कहकर वह मेरी तरफ देखने लगे। मैं वहां से जाने को हुआ तो शर्मा जी बोले, अच्छा, आते रहिएगा, मेरा मन भी बहल जाएगा। दिन बीतते गए। इसी बीच मेरे संबंध अपनी पत्नी संगीता के साथ बद से बदतर होते चले गए। मैं लाख कोशिश करता कि उससे कोई बात ना करूं, पर उसे तो जैसे मेरी हर बात पर एतराज था। उसकी माँ की दखलंदाजी ने उसे और भी निर्भीक और बेबाक बना दिया था। मैं इतना सामर्थ्यवान भी नहीं था कि उसकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। यह मेरा एक ऐसा दर्द था जो किसी से बांटा भी नहीं जा सकता था। एक दिन हमारे बड़े साहब अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने मलेशिया जाना चाहते थे। उन्होंने मुझे बुलाकर पासपोर्ट बनवाने का काम सौंप दिया। मैंने एमजी रोड पर एक एजेंट से बात की जो ऐसे काम करवाता था। उस एजेंट ने बताया कि यदि मैं किसी राजपत्रित अधिकारी से फॉर्म साइन करवा दूं तो यह पासपोर्ट जल्दी बन सकता है। अचानक मुझे शर्मा जी का ध्यान आया और मैं सारे फॉर्म लेकर उनके घर गया और अपनी समस्या रखी। मैं तो अब रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए फॉर्म पर साइन नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी मजबूरी जतला दी। सर, आप किसी को तो जानते होंगे, शायद आपका कोई कुलीग या। तब तक सपना जी भीतर से आ गईं और कहने लगी, मैं कुछ दिनों से आपको बहुत याद कर रही थी। मेरे पास आपका कोई नंबर तो था नहीं। दरअसल इनकी गाड़ी तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यदि वह ठीक हो सके तो मैं भी गाड़ी चलाना सीख लूं। आखिर अब सब काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे। यदि आप किसी मैकेनिक से कहकर इनकी गाड़ी चलाने लायक बनवा सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या आपके पास गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर हैं? मैंने पूछा तो उन्होंने सारे कागज मेरे सामने रख दिए। मैंने एक एक करके सबको ध्यान से देखा, फिर कहा, मैडम, इस गाड़ी का तो आपको क्लेम भी मिल सकता है। मैं आपको कुछ और फॉर्म दे रहा हूँ, शर्मा जी से इन पर हस्ताक्षर करवा दीजिए। तब तक मैं गाड़ी को किसी वर्कशॉप में ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। इस दौरान शर्मा जी पासपोर्ट के फॉर्म को ध्यान से देखते रहे। मेरी ओर देखकर वह बोले, वैसे यह फॉर्म अधूरा भरा हुआ है। पिछले पेज पर एक साइन बाकी है और इसके साथ पते का प्रूफ भी नहीं। किसने भरा है यह फॉर्म? सर, एक ट्रेवल एजेंट से भरवाया है। वह इन कामों में माहिर है। कोई फीस भी दी है? उन्होंने फॉर्म पर नजर डालते हुए पूछा। 500 रुपये, और इसे भेजेगा भी वही। मैंने कहा, 500 रुपये? वह आश्चर्य से बोले, आप लोग पढ़े लिखे होकर भी एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसके तो केवल 50 रुपये स्पीड पोस्ट से खर्च होंगे। आपको क्या लगता है वह पासपोर्ट ऑफिस जाकर कुछ करेगा? इससे तो मुझे 300 रुपये दो, मैं दिन में कई फॉर्म भर दूं। मेरे दिमाग में यह आइडिया घर कर गया। यदि इस प्रकार के फॉर्म शर्मा जी भर सकें तो उनकी अतिरिक्त आय के साथ साथ व्यस्त रहने का बहाना भी मिल जाएगा। आज कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो इन फॉर्मों पर ही टिके होते हैं। नए कनेक्शन, बैंकों से लोन, नए खाते खुलवाना, प्रार्थना पत्र, टेलीफोन और मोबाइल आदि के प्रार्थना पत्र यदि पूरे और प्रभावशाली ढंग से लिखे हों तो कई काम बन सकते हैं। मुझे खामोश और चिंता मग्न देखकर वह बोले, अच्छा, आप परेशान मत होइए, मैं अपने एक कलीग मदन नागपाल को फ़ोन कर देता हूँ।
आपका काम हो जाएगा। आप अब तो खुश हैं ना? मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि यदि आप फॉर्म भरने का काम कर सकें तो। इतना कहकर मैंने अपने मन की बात उन्हें समझाई। सपना जी भी पास बैठी हुई थी। वह उछल कर बोली, यह तो काफी ठीक रहेगा। इनका दिल भी लगा रहेगा और अतिरिक्त आय के स्रोत भी। इतना सुनना था कि शर्मा जी अपनी पत्नी पर फट पड़े। तो क्या मैं इन कामों के लिए ही रह गया हूँ? एक अपाहिज व्यक्ति से तुम लोग यह काम कराओगे? मैं एकदम सहम गया। पता नहीं कब कौन सी बात शर्मा जी को चुभ जाए। आप अपने आप को अपाहिज क्यों समझ रहे हैं? ये ठीक ही तो कह रहे हैं। आप ही तो कहते थे कि घर बैठा परेशान हो जाता हूँ। जब आप स्वयं को व्यस्त रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मेरी तरफ देखते हुए सपना जी बोली, आप इनके लिए काम ढूंढिए। एक पढ़े लिखे राजपत्रित अधिकारी के विचारों में और कलम में दम तो होता ही है। सपना जी जैसे ही खामोश हुई, मैं वहां से उठ गया। मैं तो वहां से उठने का बहाना ढूंढ ही रहा था। वह मुझे गेट तक छोड़ने आई। हमारे बड़े साहब के परिवार के पासपोर्ट बनकर आ गए हैं। वह मेरे पास मेरे इस काम से बहुत खुश हुए। उनके बच्चों की छुट्टियां नज़दीक आ रही हैं। उन्होंने मुझे वह पासपोर्ट देकर वीज़ा लगवाने के लिए कहा है। मैं इस बारे में सिर्फ इतना जानता था कि वीज़ा लगवाने के लिए संबंधित दूतावास में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। उनको तो मीटिंग से फुर्सत नहीं थी, इसीलिए अपनी कार देकर पत्नी और बच्चों को ले जाने को कहा। अगले दिन सुबह ही मैं उनकी पत्नी और उनकी 20 साल की बेटी को लेकर जाने लगा। उसी समय मुझे अचानक याद आ गया कि उनकी फ़ोटो मैं घर से लाना भूल गया, जो कल रात ही मैंने बनवाई थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो संगीता ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझ पर तरस आ गया क्या? मैं कुछ नहीं बोला और अपनी अलमारी से फोटो निकालकर चला गया। उत्सुकतावश वह भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मेरी कार में बैठने से पहले ही पूछने लगी, कौन है और इस समय इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कार कहाँ से मिल गई? ये हमारे साहब की पत्नी है और पीछे उनकी बेटी बैठी है। मैं इनके ही काम से जा रहा हूँ। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं सुना कि साहब अपनी खूबसूरत पत्नी और बेटी को कार सहित तुम्हारे साथ भेज दें। कहीं कुछ तो है। शक तो मुझे पहले से ही था। तुमने सोचा घर पर मैं नहीं होंगी तो यहीं रंगरलियां मना ली जाएं, और अगर मिल गई तो साहब का बहाना बना देंगे। उनके सामने ऐसी बातें सुनकर मैं बेहद परेशान हो गया और शर्मिंदा भी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह चुप हो जाए, पर उसे तो जैसे लड़ने का नया बहाना मिल गया था। साहब की पत्नी भी संगीता को लगातार समझाने का प्रयत्न करती रही। मुझे ऐसी बेइज्जती महसूस हुई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए वहां खड़ा हो पाना अब बेहद मुश्किल हो गया। मैं जैसे ही कार में बैठा तो वह अपनी चिर परिचित तीखी आवाज में बोली, मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगी। शाम को मैं जल्दी घर आ गया और जो होना चाहिए था वही हुआ। संगीता की माँ और बहन बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उन्हें इस समय वहां देखकर चौंक गया, पर खामोश रहा। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का विरोध करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे विरोध करने का मतलब उन तीनों की तीखी और आक्रामक आवाज से अपने ही मोहल्ले में जलील होना। मैं अपना हक लेना जानती हूँ और कभी यहाँ वापस नहीं लौटूंगी, कहकर वे तीनों वहां से चली गईं। सारा सामान वे ले गईं। स्त्री धन और सारा सामान उसके हिस्से आया और मानसिक पीड़ा मेरे हिस्से में। अब मेरे लिए वहां रुकने का कोई प्रयोजन नहीं था। उसी शाम अपनी ज़रूरत भर की वस्तुओं को लेकर मैं अपने माता पिता के यहाँ आ गया। मुझे इस वेदना से उभरने में काफ़ी समय लग गया। इन्हीं दिनों 2-3 बार सपना के फ़ोन आए थे, जो मैंने व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल दिए। अपने को व्यस्त रखने के लिए मैंने सबसे पहले काम शर्मा जी का विज्ञापन स्थानीय अखबार में दे दिया। पासपोर्ट से लेकर सभी सुविधाओं का विवरण था। एलआईसी का एजेंट होने के नाते मुझे दिन में 2 घंटे ही ऑफिस जाना होता था। इस विज्ञापन के प्रकाशित होते ही मेरे पास आशाओं से अधिक फ़ोन आने लग गए। मैं बहुत उत्साहित था। लोग अपनी समस्याओं को सुनाते और मैं उससे संबंधित पेपर लेकर शाम को शर्मा जी के पास पहुंच जाता। इस प्रकार हफ्ते में
2 बार जाकर अपना काम सौंपकर पुराना काम ले आता। दिन बीतते गए। मैं जब भी घर पहुंचता, सपना जी अपनी कई बातें मुझसे कहती, अपना कोई ना कोई काम मुझे देती रहती। शाम को कई बार ऐसा संयोग होता कि वह रास्ते में ही मुझसे मिल जाती और मेरे साथ ही घर आ जाती। कभी कभी उनका कोई ऐसा काम फंस जाता जो वह नहीं कर सकती, तो उसे मुझे ही करना पड़ता था। एक दिन दोपहर को मुझे किसी ज़रूरी काम से शर्मा जी के घर जाना पड़ा। मैंने देखा, बड़ी तल्लीनता से वह सब कागज़ फैलाकर अपना काम करने में व्यस्त थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शायद उनकी जीवन के प्रति नकारात्मक सोच में बदलाव हो गया। सपना जी पास ही बैठी उन्हें पैड पकड़ा रही थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही वह हंसकर बोली, जानते हो, इन दिनों ये बहुत खुश रहते हैं। मुझे तो पूछते भी नहीं। तुम ऐसा मौका ही कहाँ देती हो, बस सवेरे उठकर तैयार हो जाती हो और चल देती हो। दोपहर तक स्कूल में, फिर शाम को बाहर घूमने चली जाती हो। यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कितना काम हो जाता है। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या करती हो। कहते कहते अपने सारे कागज़ एक तरफ रखकर मुझे घूरने लगे, जैसे भीतर उठी खींच को दबा लिया हो। वह जिन नज़रों से मुझे देख रहे थे, मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। मैंने विज्ञापन देने से पहले ही सपना जी को पता और फ़ोन नंबर देने के लिए कहा था। सपना जी भी अपनी जगह ठीक थी। कहने लगी कि घर पर आने वाले सभी व्यक्तियों को शर्मा जी की हालत के बारे में पता चल जाएगा। घर पर मैं और बेटी ही रहती हैं, तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं चुप रहा था। मैंने औपचारिकता निभाते हुए नया काम दिया और जाने लगा तो सपना जी बोली, कहाँ तक जा रहे हैं आप? अब तो ऑफिस ही जाऊंगा। मैंने सरलता से कहा, क्या आप मुझे सिविल लाइंस तक छोड़ देंगे? उन्होंने पूछा। मैं इनकार नहीं कर सका। शर्मा जी टीवी पर मैच देखने में व्यस्त हो गए। सपना जी तैयार होकर आईं और अपना बैग उठाकर बोली, मैं ममता के घर जा रही हूँ, उसके बेटे का जन्मदिन है। आपका उस तरफ का कोई काम हो तो? जाओ जाओ, तुम्हें तो बस घूमने का बहाना चाहिए। मैं घर पर पड़ा सड़ता रहूं, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहते कहते उनकी आवाज़ तेज और मुद्रा आक्रामक हो गई। तुम क्या समझती हो, मैं कुछ जानता नहीं हूँ? तुम्हारे बाहर जाने की छूट क्या दी तुम्हें? तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ जाना एकदम अच्छा नहीं लगता। सपना जी एकदम सहम गईं। आंखों में आंसू भरकर चुपचाप भीतर चली गईं। शर्मा जी का ऐसा रौद्र रूप मैंने कभी नहीं देखा था। अचानक वातावरण में भयानक सन्नाटा पसर गया। मैं पाषाण बना चुपचाप वहीं बैठा रहा। नारी शायद हर संबंधों को सीमाओं में रहकर निभा लेती है, पर पुरुष इतना सहज और सरल नहीं होता। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। डर कहीं मेरे भीतर भी बैठ गया था। मौका देखकर मैंने कहा, सर, अब रोज रोज मेरा आना संभव नहीं है, और अब तो आप भी सभी कामों को अच्छी तरह समझ गए हैं। फिर बहुत जल्दी मेरा तबादला भी होने वाला है। आगे से सभी लोगों को मैं आपके पास ही भेज दिया करूँगा। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे, पर कहा कुछ नहीं। वहाँ से उठते उठते ही मैंने कहा, साहब, मेरा कहा सुना माफ़ करना। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल जाना चाहता था। गेट खोलकर जैसे ही स्कूटर स्टार्ट किया, सपना जी धीरे से दूसरे कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई और बेहद कोमल स्वर में बोली, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसका एहसान तो नहीं चुका सकती, पर भूलूंगी भी नहीं। शर्मा जी की बातों का बुरा मत मानना। कहते कहते वह अपराधी मुद्रा में तब तक खड़ी रहीं जब तक मैं चला नहीं गया। मैं भारी मन और उदास चेहरे से वहां से चला गया। सच, अपने हिस्से की पीड़ा तो स्वयं ही भोगनी पड़ती है। झूठे आश्वासनों के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। कोई किसी की पीड़ा को बांट भी नहीं सकता। उसके बाद मैं उस घर में कभी नहीं गया। यह जीवन का एक ऐसा यथार्थ था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यदि इस दुनिया में यही जीने का ढंग और संकीर्ण मानसिकता है, तो ऐसे ही सही। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।